वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस मेंटोर पर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई करंट अफेयर। जैसा आपको पता है, हम आपके लिए डेली लेके आते हैं द हिंदू करंट अफेयर एनालिसिस और डेली डेली करंट अफेयर क्विज, जिसमें हम न सिर्फ क्विज को डिस्कस करते हैं बल्कि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या पूछी जा सकती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और जो चीज़ें हम छोड़ते भी हैं उसको बताते हैं कि आने वाला जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में रहती हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। उनको कई बार हम जितना बताना कोशिश करते हैं बताने की, जितना नहीं हो पाता है वो चीज़ें, उनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले अपने क्रैश कोर्स में। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। किसको चुना गया है? उर्सुला ओन डेर लियन को। उर्सुला ओन डेर लियन को चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन को। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? उर्सुला ओन डेर लियन को। अब जान लेते हैं यूरोपियन कमीशन क्या है। यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव आर्म है। एक एग्जीक्यूटिव आर्म है यूरोपियन यूनियन की। और यूरोपियन यूनियन क्या है हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में। जैसे स्टेट एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, जिसके अंतर्गत ईयू को बनाया गया, यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था, जिसमें स्टार्टिंग में 28 मेंबर थे और अभी स्टार्टिंग में 28 मेंबर थे। आपको पता होगा कि आफ्टर ब्रेक्जिट ब्रिटेन इससे निकल गया। यूरोपियन यूनियन के निकलने के बाद इसमें कितने मेंबर रह गए? 27। इसमें करेंसी कॉमन करेंसी है यूरो, जिसको 19 कंट्रीज में यूरो चलती है और बाकी 8 कंट्रीज यूरो फॉलो नहीं करती हैं। चलिए हमने जान लिया इसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में। और कौन बने प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन के? उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने किस वर्ष तक देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? कह रहा है कि नीति आयोग ने एक टारगेट सेट किया है कि 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को $500 बिलियन तक पहुंचाना है। वो टारगेट कब तक रखा हुआ है? 2030 तक। कब तक रखा हुआ है? 2030 तक। अब जान लेते हैं थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग कब बना था? 2015 में। नीति आयोग कब बना था? 2015 में। ये एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है, पता होगा आपको। एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है, ये बना था 2015 में। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। और जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है, जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है उसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? एक तो मेंबर होते हैं इसमें सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, ठीक है। और सभी यूटीज के, ऑफ ऑल यूटीज, जिसमें लेजिस्लेचर है, विद लेजिस्लेचर। कौन कौन मेंबर होते हैं इसके गवर्निंग काउंसिल में? सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और सभी जितनी यूटीज हैं केंद्र शासित प्रदेश उनके, जिसमें लेजिस्लेचर है, उनके सीएम भी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? अभी हमने इसके पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि आईएमएफ ने भी हमारी जो प्रोजेक्शन है जीडीपी की 2024-25 ग्रोथ रेट की, उसने भी बढ़ा 6.8% पहले प्रोजेक्ट किया था, उसको बढ़ा के 7% कर दिया था। और इसने भी 7% कर दिया है, ठीक है।
हमने इसके रीजन पे भी डिस्कस किया था, क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ है। और हमने ये भी देखा था कि जो S&P जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी इंडिया की रैंकिंग को इंप्रूव किया था। और ये कह रहा नेक्स्ट कह रहा किस भारतीय क्रिकेटर ने 2023 में 227.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने हासिल किया है? विराट कोहली ने। विराट कोहली बन गए हैं सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, और ब्रांड वैल्यू क्या है? 227.9 मिलियन डॉलर। ये तो हो गए फर्स्ट, कोहली हो गए फर्स्ट पोजीशन पे। सेकेंड पे कौन है? धोनी। सेकेंड पे कौन है? और धोनी। और तीसरे पे कौन है? हमारे सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी थर्ड पोजीशन पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? हाल ही में क्या हुआ है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपनी उपलब्धियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के लिए एक जो आयोजित कार्यक्रम रखा, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? लोक संवर्धन पर्व। उसका क्या नाम है? लोक संवर्धन पर्व, जिसके थ्रू उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो अपनी जो स्कीम्स, अपने प्रोग्राम्स और अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएगा। उसका क्या नाम है? लोक संवर्धन पर्व। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल मून डे हैज बीन ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ जुलाई 2024? कब ऑब्जर्व किया गया है? 20 जुलाई को। जुलाई 2024 के किस दिन अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है? किस दिन मनाया गया है? 20 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? किसको चुना गया है? मध्य प्रदेश को। कह रहा है कि विच स्टेट वाज अवार्डेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? किसको अपनाया गया है? मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, मध्य प्रदेश को। थोड़ा जान लेते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, एक सेकंड, कह रहा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भरता समिति निधि। क्या कह रहा है? इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसका क्या नाम है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। और इसमें क्या दिया जाता है? इसको कब स्टार्ट किया गया? 2000 इसको 2020 में स्टार्ट किया गया था। और इसके अंदर ये किसके अंतर्गत, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है पीएम स्वनिधि स्कीम। और इसके अंतर्गत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है 10,000 रुपए तक का। 10,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। और इनके स्ट्रीट वेंडर्स के ही एम्पावरमेंट के लिए पीएम स्वनिधि लॉन्च की गई थी। कब? 2020 में लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू द यूएस? ठीक है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय क्वात्रा जी को। विनय क्वात्रा जी को नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूएसए के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 में से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? राइगोबर्टा मेम्बू तुमको गांधी मंडेला अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है,
तो गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मेम्बू तुमको। अब ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? ग्वाटेमाला के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला कहाँ पड़ता है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस संगठन की CSR शाखा श्री कुरुम्बा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? शोभा ग्रुप को। शोभा ग्रुप को सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है 2024 की। 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किसको किया गया है? शोभा ग्रुप को। नेक्स्ट देखते हैं, मैप ऑफ द डे भारत को देखते हैं। किसके बारे में है ये? मोहनजोदारो के बारे में है ये। मोहनजोदारो के बारे में है। मोहनजोदारो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रोविंस में है। इसको मोहनजोदारो और क्या कहते हैं? माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन और ह्यूमन रिमेन्स मिले थे, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहते हैं। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला। और इसे मैंने पता है कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस पे है। और किस नदी किनारे है? इंडस रिवर के किनारे है। और इसको डिस्कवरी कब की? 1922 में RD बनर्जी जी ने इसको खोजा। और जो कौन थे? ऑफिसर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी RD बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग 3 मील 5 किलोमीटर के दायरे में यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। याद रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था ये। ठीक है, और संभवतः यह एक विशाल राज्य की राजधानी के रूप में भी कार्य करता था। और कह रहा है खंडहरों को 1980 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। कब घोषित किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल गया। और कह रहा है शहर में 900 वर्ग फुट का एक ग्रेट बाथ, याद रखना है कि ग्रेट बाथ एक मिला हुआ है, लगभग 700 कुएं भी शामिल है इसमें। एक ग्रेट बाथ मिला हुआ जिसके लिए फेमस है। और किस चीज के लिए फेमस है? और किस चीज के लिए फेमस है ये? जैसे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो। और किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पे एक क्या मिला है? एक ब्रॉन्ज एक डांसिंग गर्ल स्टेचू भी मिली है यहाँ पे। एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल स्टेचू भी मिली यहाँ पे। और एक मदर गॉडेस की सील भी मिली है यहाँ पे। मदर गॉडेस की सील भी मिली है यहाँ पे, सील ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेट बाथ गढ़ में स्थित एक आयताकार सार्वजनिक तालाब है। मैंने बताया ग्रेट बाथ ये रेक्टेंगुलर पब्लिक पूल सिचुएटेड इन द साइटेडल। मोहनजोदड़ो अपने समकालीनों कालीबंगम और हड़प्पा की तरह 2 भागों में विभाजित था। इसे गढ़ और निचला शहर बोलते हैं, साइटेडल और लोअर टाउन। ठीक है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड था। एक को साइटेडल जो ऊंचा हुआ भाग होता था उसको साइटेडल, और जो लोअर टाउन दूसरे को लोअर टाउन बोलते थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। एक राइन रिवर के बारे में है ये। राइन रिवर के बारे में है। कह रहा है यह यूरोप की 12वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप की कौन से नंबर की है? 12वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी और मध्य यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह जिस देश से होकर बहती है उसके आधार पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे जर्मनी में राइन, फ्रांस में राइन और नीदरलैंड में रीजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे जर्मनी में क्या कहा जाता है? इसका रीन इन जर्मनी, राइन इन फ्रांस और क्या कहते हैं? रीजन इन नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में रीजन कहा जाता है और रीन कहा जाता है जर्मनी में और राइन कहा जाता है फ्रांस में। क्या कह रहा है? यह स्विस आल्प्स
में अपने स्रोत से 1232 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक बहती है। इसका सोर्स कहाँ पे है? जो आल्प्स का रीजन है स्विट्जरलैंड में, वहां से निकलती है और अपने स्रोत से 1232 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक ये बहती है। ठीक है, कह रहा है कि इट फ्लोज थ्रू 6 कंट्रीज, ये 6 देशों से बहती है। कौन कौन से? स्विट्जरलैंड, ठीक है, प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड से बहती है। ठीक है, कह रहा है नीदरलैंड में रॉटरडैम में उत्तरी सागर में बहने से पहले कहां बहती है ये? रॉटरडैम में उत्तरी सागर में बहने से पहले 6 देशों स्विट्जरलैंड, ठीक है, और लिechtenstein की रियासत ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से होकर बहती है। और फाइनली कहां गिरती है ये? उत्तरी सागर में गिरती है। द राइन फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। ये जो रिवर है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे देखते हैं। यह नदी लगभग 1,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल निकासी करती है। ठीक है, ड्रेन्स का कितना बेसिन कितना है? 1,85,000, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? राइन नदी की कुछ उल्लेखनीय सहायक नदियों में से आरे, तमिना, मोशेले, एराफ्ट, रीन दा तुमा, प्लेशुर, रोटैच और विषय शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्पेस साइंटिस्ट प्रहलाद अग्रवाल, अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को कॉस्पार द्वारा सम्मानित किया गया है। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? सबको पता होगा कौन था? रूस था। थोड़ा जान, हमने इसके पहले भी एक लेक्चर में अपने प्रहलाद अग्रवाल जी के बारे में और इन सब इस कॉस्पार अवार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है। आप लोग उस वीडियो से इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको अवार्ड मिला था हैरी मेसी अवार्ड, और इन्हीं के नाम पर एक माइनर प्लैनेट को भी का नाम दिया गया है। माइनर प्लैनेट का नाम इनके नाम पर ही रखा गया है एक। ठीक है, और एक एस्ट्रोसाइट मिशन है जिसको हम जब साइंस टेक में स्पेस पढ़ाया जाएगा, स्पेस टॉपिक, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे एस्ट्रोसाइट प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और इनका अनिल भारद्वाज जी को इनका चंद्रयान में इनका बहुत बड़ा रोल था, जिसके लिए इन लोगों को ये कॉस्पार अवार्ड मिला है। ठीक है, और हमने देखा कि दुनिया का पहला देश कौन था जिसने अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? रूस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गेवरा और कुशमुंडा कोयला खदान दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हैं। उसी संदर्भ में बताएं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? पूछ रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है। ठीक है, इंडिया हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व किस स्टेट में है? उड़ीसा में। कोल रिजर्व की बात हो रही है। कोल रिजर्व में पहला कौन सा है? उड़ीसा है टॉप पे। ठीक है, कोल रिजर्व के बारे में सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? उड़ीसा में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? झारखंड है। और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये याद रखना है। हाईएस्ट कोल रिजर्व, पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे में झारखंड, तीसरे में छत्तीसगढ़ और चौथे में वेस्ट बंगाल। और जब कोल प्रोडक्शन की बात आए कि उत्पादक कौन है, कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? प्रोड्यूसर कौन सा है? झारखंड है। टॉप में झारखंड है, सेकंड में उड़ीसा है, थर्ड में छत्तीसगढ़ है और फोर्थ में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और ये दोनों है कहां पे? ये दोनों कहां पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और ये जो गेरवा है
ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कोल माइन है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कोल माइन है गेवरा। और ये कौन सी है? कुसमुंडा फोर्थ लार्जेस्ट, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कोल माइन है। सेकेंड नंबर की गेवरा और फोर्थ नंबर के है कुसमुंडा, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है? ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर कहां पे है? ये यूएसए में है। तो हमने देखा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो कोल माइन है वो कौन सी है? ब्लैक पैंथर है। और जो हमारी जो अभी चुनी गई है टॉप 10 में वो कौन से दो है? गेवड़ा और कुसमुंडा। ये दोनों कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। और गेवड़ा सेकेंड नंबर की है सबसे लार्जेस्ट और कोल माइन, और ये जो कुसमुंडा है ये फोर्थ नंबर की है। और जैसे हमने बताया कि हाईएस्ट कोल रिजर्व कहां पे है? उड़ीसा में है। फिर दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल। और कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है सबसे बड़ा? वो है झारखंड पहले नंबर पर, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट वर्ल्ड का जो कौन सा कंट्री है? चाइना है। नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मन उर्सुला वॉन डेर लेन को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष फिर से चुना गया। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि यूरोपीय संसद के सदस्यों में कितने सदस्य होते हैं? यूरोपीय संसद जो है के सदस्यों में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? 720। कितने सदस्य होते हैं? 720 मेंबर्स होते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर्स कितने होते हैं? 720। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग 2030 तक 500 बिलियन डॉलर, हमने डिस्कस किया था अभी, का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य कह रहा है कि नीति आयोग 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट बाई 2030 इन कंटेक्स्ट टू द सेम टेल अस व्हेन वाज द नीति आयोग फाउंडेड। इसे मैंने इसके पहले डिस्कस भी किया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। हमने ये भी बताया चेयरपर्सन और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं कि संजीव कृष्णन को पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। किसको चुना गया है? संजीव कृष्णन जी को चुना गया है। उसी संदर्भ में हमें बताएं कि पीडब्ल्यूसी इंडिया में पीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है? क्या है पूरा नाम? प्राइस वाल्टर हाउस कूपर्स। क्या नाम है? प्राइस वाल्टर हाउस कूपर। पीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है? प्राइस वाल्टर हाउस कूपर्स। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया लिमिटेड ने दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, भारत में कोयला बिजली संयंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप पूछने लगा यूपीपीसीएस में भी। भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही। सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक है? चाइना है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? इंडिया है, ठीक है। और कोयला आधारित बिजली संयंत्र भारत के बिजली उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। मतलब कोल फायर्ड जो पावर प्लांट है अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब जो भी इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उससे 50% ज्यादा उसमें कौन से है? कोल फायर्ड पावर प्लांट से बनती है बिजली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या कह रहा है? भारत सरकार ने 2030 तक कोयला बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का संकल्प लिया है। ये गलत है। इंडिया ने ऐसा कोई भी संकल्प नहीं लिया है, बल्कि ये किसने लिया है? G7 कंट्रीज ने लिया है। अब सोचिए आप, क्या कॉमन सेंस की बात है कि जब इंडिया की डिपेंडेंसी 50% से ज्यादा है कोल फायर्ड प्लांट्स में बिजली उत्पादन के लिए, जो डिपेंडेंसी 50% से ज्यादा है, तो कैसे उसको जो इंडिया इतनी जल्दी 2030 तक कैसे उसको ऐसा टारगेट ले सकती है कि उसको बंद करने का संकल्प ले सकती है? तो ये इंडिया ने नहीं लिया है। इंडिया ने ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया है, ये बल्कि ये G7 का है। तीसरा अगर गलत हो गया तो एक गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचा कौन? बी, 1 और 2, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिसेंटली द वागनाक वार टाइम वेपन यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई फ्रॉम लंदन
विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से लाया गया वागनाक। क्या है ये? वागनाक के बारे में ऐसे आ जाए कि ये टर्म किससे रिलेटेड है? एक इनका वार टाइम वेपन है, किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज का। अब कह रहा है स्टेटमेंट छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस पे विचार करिए। कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को 1674 में रायगढ़ में मराठा साम्राज्य के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। सही बात है। कब ताज पहनाया गया था? 1674 में। और रायगढ़ कहां पे है? महाराष्ट्र में। रायगढ़ कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया सही। दूसरा, उन्होंने अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद के साथ एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1680 में मुगलों के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए नहीं। ये कब किया? 1665 में किया। आपने का नाम सुना होगा, जय सिंह। जय सिंह के बीच हुई थी ये। जय सिंह कौन थे? कमांडर थे किसके? मुगल के। मुगल के कमांडर थे जय सिंह। उनके बीच में और उनके और शिवाजी महाराज के बीच में 1665 ईस्वी में यह पुरंदर की संधि हुई थी। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो कौन सा बच गया? ए और सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचा कौन? बी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 में रायगढ़ के मराठा साम्राज्य के राजा के रूप में ताज पहनाया गया और अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद के साथ एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। ठीक है, और तीसरा ये 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि, किसके बीच में? जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। कह रहा है सेबी हैज प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एसेट क्लास और प्रोडक्ट कैटेगरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्किंग ऑफ द सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इसके बारे में, कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सेबी की स्थापना 1992 में सेबी अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। हाँ, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। 1992 में से अंडर सेबी एक्ट के थ्रू। ठीक है, सेबी एक्ट 1992। ठीक है, और क्या कह रहा है? सेबी के पास भारत में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण और लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, अभी देखते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। तीसरा क्या है? सेबी का एक प्राथमिक कार्य प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। तो सबको पता होगा कि सेबी का जो है वन ऑफ द सेबीज प्राइमरी फंक्शन क्या है? कि रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को और प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है आप देखेंगे कि सेबी हैज द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट एंड ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। ये गलत है, यही तो डिस्प्यूट में है, यही तो न्यूज में है कि सेबी ने गवर्नमेंट से इसकी डिमांड की है कि उसको ये अथॉरिटी दी जाए, उसको ये पावर दी जाए जिससे जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोका जा सके। कैसी अथॉरिटी? कि सेबी किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण और लेखा परीक्षण कर सके। ये अधिकार वो, ये पावर वो चाहती है। अभी तक क्या है कि ये कर सकती है, लेकिन जब तक कि उसमें कोई वायलेशन ना हो, जब तक कोई वो कंपनी कोई वायलेशन नहीं कर रही है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग या किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जब तक ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा किसी भी रूल्स का वायलेशन नहीं कर रही, तब तक वो सेबी जो है किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण और लेखा परीक्षण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या? दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। हमें कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको डाउट है या कोई भी क्वेरी है आपकी, हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।